नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। दोस्तों, यूपी विधानसभा का ये फुल लेंथ मॉक टेस्ट पेपर नंबर 11 है और इसमें बाइलिंगुअल आपको सीरीज दिखाई जाती है, यानी दोनों भाषाओं में प्रश्न दिखते हैं। तो दोनों माध्यम के अभ्यर्थी यहाँ से फायदा ले सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है और पहले प्रश्न में ये कहा जा रहा है कि मांगशाधुरा दर्रा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। नीचे राज्यों के नाम है और ये पार्ट ए है। पार्ट ए में 50 प्रश्न आप जीएस के देखेंगे और पार्ट बी में फिर हिंदी भाषा के 50 प्रश्न होंगे। फिलहाल इसमें से राज्य बताइए कौन सा होगा। तो देखिए उत्तराखंड होगा। उत्तराखंड में ये दर्रा स्थित है, इसका ए वाला ऑप्शन सही है। इसके बाद सेकंड को देखते हैं। सेकंड वाले में कहा गया है कि चेकबुक नाम की जो पुस्तक है उसके लिए किसे वर्ष 2019 के 29वें सरस्वती सम्मान से नवाजा गया है। ये व्यक्ति कौन है? अनीता देवी है, वासुदेव मोही है, या डॉक्टर के शिवा रेड्डी है, या के बिरला है। इसमें से कौन से व्यक्ति होंगे बताइए। तो ये वासुदेव मोही है। इसमें जो बी वाला ऑप्शन है वो सही होगा इसका। इसके बाद थर्ड को देखते हैं, यानी तीसरे प्रश्न को। भारत का तैरता हुआ सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट या सोलर प्लांट जो है ये केरल के वायनाड जिले में स्थापित किया गया है। इतनी इसमें इंफॉर्मेशन दे दी है तो इससे भी प्रश्न बन सकता है। अब कहा यह गया है कि यह जो प्लांट है ये किस बांध पर स्थित है, उस बांध का नाम बताइए। तो इसमें से कौन सा बांध होगा बताइए। ये देखिए बाणासुर सागर बांध जो है यही वाला होगा। बाणासुर सागर ये डैम होगा, इसका ए वाला ऑप्शन सही है। बाणासुर एक राक्षस था। इसके बाद चौथे नंबर के प्रश्न को देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। वंश का नाम दिया है और राजधानी दी हुई है। तो कौन सी डायनेस्टी की कौन सी राजधानी थी आपको पता होना चाहिए। चंदेल वंश है, परमार है, पल्लव है और मैत्रेयक है। यहाँ खजुराहो धार धर लिखा हुआ है, वो धार होगा। उसके बाद मान्यखेत और वल्लभी, इसमें से कौन सा होगा बताइए जो सुमेलित नहीं है। तो पल्लव वंश का जो मान्यखेत लिखा है ये सही नहीं है और बाकी जितने हैं वो सभी इसमें सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। यहाँ कहा गया कि गेटिंग कॉम्पिटेटिव प्रैक्टिशनर्स गाइड फॉर इंडिया, ये किताब का नाम है और इसके लेखक कौन है ये आपको बताना है। मतलब यहाँ पे गेटिंग कॉम्पिटेटिव यानी प्रतियोगी बनने के लिए सलाह दी जा रही है। तो ये पुस्तक जो है इसी से संबंधित है। यहाँ किसके द्वारा लिखी गई है आपको बताना है, बताइए। पांचवा वाला जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आरसी भार्गव, यानी जो डी वाला ऑप्शन है वो सही है। मतलब इसमें लिखने वाले लेखक कौन है, ये आरसी भार्गव है। इसके बाद छठवें प्रश्न को देखते हैं। यहाँ सातवाहन वंश किस वंश के नाम से, मतलब यहाँ कहा गया है कि सातवाहन शासक जो है वो किस वंश से जाने जाते हैं, मतलब उन्हें किस वर्ण से जाना जाता है, ऐसा यहाँ पर कहा गया। वंश का मतलब यहाँ पे वर्ण से है, जो वर्ण व्यवस्था फैली हुई थी। तो वैश्य थे, शूद्र थे, ब्राह्मण थे या आंध्र थे। तो यहाँ पर जो इनका वंश या वर्ण है वो आंध्र के तौर पे देखा जाता है। मतलब आंध्र भृत्य के तौर पे इनकी शुरुआत होती है और वहीं से ये सातवाहन वंश की नींव पड़ती है। तो इसमें जो डी वाला ऑप्शन है वो आपका सही है। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पर अगर देखें सातवें वाले को, इसमें कहा गया कि मेरा भाई मुझसे 562 दिन बड़ा है। वर्ष में नहीं बताया है, यहाँ दिन में बताया है। तो 562 दिन बड़ा है, जबकि मेरी बहन मेरे भाई से 75 सप्ताह बड़ी। यदि मेरी बहन का जन्म मंगलवार को हुआ था तो मेरा जन्म किस दिन हुआ था ये आपको इसमें से बताना है। अब इनका जन्म किस दिन हुआ था ये इन्हें पता होगा, लेकिन हम लोगों से पूछ रहे हैं तो बताना पड़ेगा। बताइए कौन सा होगा। 562 दिन ये कितने साल का समय होता है ये आप इसमें काउंट कर लीजिएगा। और 75 सप्ताह, एक महीने में लगभग 4 सप्ताह होते हैं। तो 4 सप्ताह के हिसाब से आप 75 सप्ताह को काउंट कर लीजिए कितने महीने होंगे और इन दोनों के आधार पे फिर कैलकुलेशन करेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें से कौन सा होगा, सातवें वाले का, वो हो जाएगा बृहस्पतिवार, यानी इसका जो बी वाला है वो सही है, थर्सडे। नेक्स्ट अगले प्रश्न को देखते हैं। पैटर्न 15, 14, 30, 50, 55, 91, 140, इसमें से उस पद को ज्ञात कीजिए जो कि अन्य से अलग है, मतलब दूसरों से भिन्न है। कौन सा दूसरों से भिन्न है जरा बताइए। तो इसमें जो 8वां वाला है, इस पैटर्न में 50 और जो है उनसे अलग है, जितने हैं उनसे भिन्न है। इसका जो 50 वाला अंक है वो वाला होगा, यानी इसका ए सही है। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पर 9वें नंबर के प्रश्न को देखिए। निम्नलिखित में से किसका उपयोग जो चूहा विष है, यानी चूहों को मारने वाली दवाई होती है, उसके तौर पर किया जाता है। वो क्या होता है। एल्यूमिनियम फास्फाइड होता है, लाल फास्फोरस होता है, जिंक फास्फाइड होता है या मैग्नीज डाइऑक्साइड होता है। तो ये जो है ये जिंक फास्फाइड होता है। ये जो औषधि होती है या यहाँ पे कीटनाशक दवा के तौर पे इस्तेमाल होती है, ये जिंक फास्फाइड होता है। चूहा विष के तौर पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। चूहे खाते हैं और उसके बाद मर जाते हैं। 10वें नंबर के प्रश्न को देखिए। किसके द्वारा पर्यावरणीय प्रदूषण के कारण अम्ल वर्षा यानी जो एसिड रेन है उसकी घटना होती है। ये कौन सी चीज है। ओजोन और कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड है, या कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन है। यहाँ पर यौगिकों के रूप में जो गैसें हैं उनके नाम दिए हैं। बताइए इसमें से कौन सा होगा।
तो जो 10वां है इसका N2O और SO2 होगा, यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड जो होते हैं वो अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी होते हैं। ये आपने इन्वायरमेंट में पढ़ा होगा, वही चीज़ यहाँ पर टेस्ट की जा रही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए। विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा जो है वो भारत के किस खान से निकाला गया? कहाँ से निकला था बताइए? गोलकुंडा से निकला था, कोलार से, पन्ना से या मैकेनाइज्ड से? बताइए इसमें से कौन सा होगा? तो ये जगजाहिर बात है, ये गोलकुंडा की खान से निकला था। आंध्र प्रदेश अपने देश का था लेकिन अभी अपने देश में नहीं है। इसके बाद 12वें नंबर के प्रश्न को देखिए। विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस मतलब वर्ल्ड सीनियर सिटीजन्स डे, ये किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? 21 मई को, 22 को, मतलब 22 जून को, 21 अगस्त को या 22 सितंबर को? तो इसमें से जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 21 अगस्त को। इसकी जो तारीख है वो 21 अगस्त यानी सी वाला इसका सही है। इसके बाद 13वें नंबर के प्रश्न को देखिए। कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे नहीं बसा हुआ है? कीर्तिनगर उत्तराखंड, धनबाद झारखंड, गाजीपुर उत्तर प्रदेश और बरहामपुर ये पश्चिम बंगाल। इस प्रकार से दिया है, तो कौन सा होगा? 13वें नंबर के प्रश्न को देखिए। धनबाद झारखंड ये जो है ये गंगा नदी के किनारे नहीं बसा हुआ है और बाकी जितने हैं वो गंगा के किनारे ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। इसमें देखिए, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के लिए किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? ये 19वां है, 21वां है, 25वां है या 29वां है? तो ये अनुच्छेद 21 है जो कि इस प्रकार की आज़ादी देता है। इसके बाद 15, इसमें देखिए किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है? कोस्ट लाइन किसकी लंबी है बताना है आपको। आंध्र की, महाराष्ट्र की, तमिलनाडु की या कर्नाटक की? इसमें से कौन सा होगा? तो ये आंध्र प्रदेश है जिसकी की तटरेखा इसमें सर्वाधिक लंबी है। जितने राज्य हैं जो इसमें दिए हुए हैं उनमें से। इसके बाद 16वें नंबर के प्रश्न को देखते हैं। यहाँ अंग्रेजी और हिंदी दोनों में ऊपर नीचे लिखा हुआ है। 16वां जो प्रश्न है इसमें कहा जा रहा है कि राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय मेरठ, इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? मतलब ये मेरठ में है और इसका नाम आपने देखा। किस वर्ष स्थापित हुआ था? यहाँ तारीखें दी हुई है। तो ये 1996 में स्थापित हुआ था। इसकी स्टैब्लिशमेंट का जो ईयर है वो 1996 होगा, यानी बी वाला इसका सही है। इसके बाद 17वें नंबर के प्रश्न को देखिए। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है, मतलब सही सुमेलित नहीं है? तो क्रांति दिया हुआ है और उससे संबंधित जो क्षेत्र है, मतलब ये किसको कवर करती है वो दिया हुआ है। तो रजत क्रांति के आगे लिखा है अंडा उत्पादन, गोल क्रांति के आगे आलू उत्पादन, सुनहरी क्रांति के आगे सोना उत्पादन और गुलाबी क्रांति के आगे झींगा मछली उत्पादन। हालांकि गुलाबी क्रांति को अन्य जो उत्पादन है उनके संदर्भ में भी देखा जाता है। तो बताइए इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? 17वां। इसमें से जो सुनहरी क्रांति है इसका संबंध सोना उत्पादन से नहीं है। किससे संबंध इसका है ये आपको बताना है, बताइएगा। इसके बाद चलते हैं आगे। 18वें नंबर के प्रश्न को देखिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा पिछले साल सितंबर में पेश किए गए चेक के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम किस तारीख से लागू हुआ? ये जो पॉजिटिव पे सिस्टम है ये किस तारीख से लागू किया जाता है? यहाँ 1 जनवरी 2021 है, 2 जनवरी है, 3 जनवरी है, 4 जनवरी है। डेट वही 2021 वाली है। तो इसमें से कौन सा होगा? ये पहली तारीख जो जनवरी की थी वहीं से शुरू होता है, यानी ए वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर स्थित है आपको बताना है। कोच्चि, पुणे, कोलकाता और शिमला, इसमें से कहाँ पर है? तो ये पुणे में है। पुणे यानी महाराष्ट्र में है, यानी बी वाला इसका सही है। इसके बाद 20वें को देखिए। एरो इंडिया 21 के का जो 13th एडिशन था यानी 13वां संस्करण था, उसका आयोजन कहाँ पर किया गया ये आपको बताना है। कब किया गया ये दिया हुआ है। 3 से 7 फरवरी 2021 तक किया जाना है, अभी किया गया नहीं है। तो इसमें आपको ये देख लीजिए कई चीज़ें दी हुई है, जैसे कि एरो इंडिया 21 जो है इसका ये 13th एडिशन है। पहली चीज़ यहाँ से ऐसे भी प्रश्न आ सकता है, कब किया जाएगा ये भी यहाँ पूछा जा सकता है, और कहाँ किया जाएगा जरा बताइए। यहाँ लिखा हुआ है, इसमें से देख लीजिए। तो इसमें से बेंगलुरु जो है वहाँ पर किया जाएगा। इसका डी वाला ऑप्शन सही है। एक प्रश्न में बहुत सारे प्रश्नों के जवाब आपको मिल सकते हैं। यहाँ तक हमने देखा। अब इसके बाद चलते हैं आगे। 21वें को देख लीजिए। भारत का लोकतंत्र का सार ये किस पर आधारित है? मतलब लिखित संविधान पर आधारित है, मौखिक जो मौलिक अधिकार है उन पर आधारित है, लोगों को सरकार चुनने और बदलने की शक्ति है या उनके पास ऐसी पावर है उस पर आधारित है, या जो यहाँ पे DPSP हम लोग देखते हैं उस पर आधारित है? कौन सा होगा? 21। तो 21 का जो सी वाला है वो सही है। मतलब लोकतंत्र जो है उसका मतलब ही क्या है? लोग अपनी सरकार खुद चुन सकते हैं और उसे बदल भी सकते हैं। ये जनता के पास शक्ति, जनता का शासन है। इसके बाद 22वें नंबर के प्रश्न को देखिए। इसमें कहा गया कि यदि निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी के शब्दकोश यानी डिक्शनरी के हिसाब से अरेंज किया जाए तो कौन सा शब्द बीच में आएगा? यहाँ प्राइड है, प्राइम है, प्रेस है, इसके अलावा प्रीलेट है और प्रोव है। इसमें से कौन सा बीच में होगा डिक्शनरी वाइज? डिक्शनरी में जिस क्रम में शब्दों का समावेश किया जाता है उसके आधार पर। तो 22वां जो है इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका ए वाला हो जाएगा, यानी प्राइड। प्राइड जो है ये बीच में आएगा। ठीक है। इसके बाद चलते हैं आगे। 23वें को देखिए। 2 बल्लों तथा 5 गेंदों यानी 2 बैट हैं और 5 बॉल हैं, इनका जो मूल्य है वो 300 रुपया है। अब 3 जो बैट होंगे और 2 बॉल होंगी तो 340 हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि आपको एक बॉल का इसमें दाम बताना है। एक बॉल कितने की है?
दाम यहाँ पे दिया हुआ है, 10 रुपए की है, 15 की है, 20 की है कि 40 की है। यहाँ क्वालिटी से नहीं मतलब है, दाम आपको देखना है। तो 23वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा 20। ये 20 रुपए की एक बॉल इसमें मिल रही है, यानी बहुत एवरेज क्वालिटी की है। इसके बाद आगे चलते हैं, 24 को देखते हैं। नुस्खा-ए दिलकुशा ये किसने लिखा था, मतलब ये किसकी रचना है आपको बताना है। भीमसेन कायस्थ की है, ईश्वरदास नागर की है, खफी खान की है या जियाउद्दीन बर्नी की है? इसमें से किसकी रचना है बताइए। तो ये भीमसेन कायस्थ की है, ये ए वाला सही है, मतलब भीमसेन श्रीवास्तव जी की। इसके बाद 25वें नंबर के प्रश्न को देखिए। पुष्टि मार्ग दर्शन इसका प्रतिपादन किसने किया था? विट्ठलनाथ चैतन्य, जगत गुरु वल्लभाचार्य और रामानंद। इसमें से कौन सा होगा? तो ये वाला जो है इसमें सी वाला सही है, जगत गुरु वल्लभाचार्य। पुष्टि मार्ग दर्शन का प्रतिपादन इन्हीं के द्वारा किया गया था। इसके बाद 26वें को देखिए। दुनिया भर में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? देश का नाम आपको बताना है। भारत, केन्या, श्रीलंका, इनमें से कोई नहीं। कौन सा होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। असल में ये कौन है? चाइना है, और यहाँ चाइना है नहीं। इसके बाद 27वें नंबर के प्रश्न को देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी यात्री मुगल काल में सबसे पहले आया था? सबसे पहले कौन आया था? मुगल काल की बात हो रही है। तो यहाँ रॉल्फ फिच का नाम दिया है, हॉकिंस का नाम दिया है, टॉमस रो है और मनुची है। कौन होगा इसमें से? देख लीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो रॉल्फ फिच होगा, यानी ए वाला इसका सही है। आपने स्पेक्ट्रम पढ़ी होगी तो उसमें शुरुआत में ही दिया हुआ है, ये चीज़ है। भारत इसमें अगर देखा जाए, मतलब जो चाय का उत्पादन आपने पिछले वाले प्रश्न में देखा था, तो चाइना इसमें नंबर 1 है और भारत की पोजीशन क्या है? भारत इसमें सेकंड है। उसके बाद तब अगले जो नंबर है वो अन्य देशों के हैं, इस प्रकार से। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ 28वें नंबर के प्रश्न को देखिए। इसमें कहा जा रहा है कि हाल ही में MDH मसाले के मालिक धर्मपाल गुलाटी का निधन हो गया है। उनका जन्म किस देश में हुआ था? तो जब वो पैदा हुए थे उस समय भारत का विभाजन नहीं हुआ था, और भारत का विभाजन नहीं हुआ था तो वो कहाँ पर पढ़ सकते हैं? 28वें नंबर के प्रश्न को देख लीजिए। उनका जन्म पाकिस्तान में हुआ था, मतलब वर्तमान में जो पाकिस्तान है और उस समय पश्चिमी जो भारत का हिस्सा था वहां पर इनका जन्म हुआ था। महाशय धर्मपाल गुलाटी MDH मसाले के जो पगड़ी वाले वृद्ध महोदय थे, प्रचार करते थे, उनका देहांत हो गया। इसके बाद 29वें नंबर के प्रश्न को देख लीजिए। भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित कौन सा नहीं है? जयप्रकाश नारायण, रास बिहारी बोस, लाला लाजपत राय और सुभाष चंद्र बोस। इसमें से कौन से महोदय नहीं है, मतलब कौन से महापुरुष नहीं है? तो इसमें से करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा लाला लाजपत राय। ये जो है इनका संबंध भारत छोड़ो आंदोलन से नहीं था, इनका देहांत पहले ही हो चुका था। इसके बाद 30वें नंबर के प्रश्न को देखिए। कांग्रेस के सूरत अधिवेशन 1907 में कांग्रेस का गरम दल और नरम दल में विभाजन हुआ। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? कौन अध्यक्ष था? यहाँ नीचे व्यक्तियों के नाम दिए हुए हैं, देख लीजिए। तो 30वां जो है इसमें रास बिहारी घोष जो थे, उन्होंने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। सूरत अधिवेशन था और यहीं पर नरम और गरम अलग हो गए थे, ये सी वाला है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ वही चीज अंग्रेजी में दी है। 31वें को देखिए। भारत के शीर्ष 3 अंडा उत्पादक राज्यों में से कौन सा इसमें शामिल नहीं है, मतलब कौन इसमें शामिल राज्य नहीं है? तो उत्तर प्रदेश जो है वो अंडा उत्पादन में इनमें से, मतलब जो शीर्ष 3 है, टॉप 3 है, उनमें शामिल नहीं है। अगर यहाँ देखें तो अंडा उत्पादन के मामले में जो प्रोडक्शन इसका किया जाता है, पहले नंबर पर अंडा उत्पादन में आंध्र प्रदेश है, उसके बाद अगर देखा जाए तो तमिलनाडु है, और उसके बाद जो अंतिम तीसरा क्रम है वो तेलंगाना का है। इसमें उत्तर प्रदेश शामिल नहीं है। इसके बाद 32 को देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बताइए कौन सा होगा। 32 को आप देख रहे हैं, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। वैसे तो बहुत सारे आते हैं, लेकिन जब ये आता है तो ये अपनी पावर को ज्यादा स्थापित करता है। इसके बाद 33वें नंबर के प्रश्न को देखिए। वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय और उनके सहयोगियों ने बर्लिन कमेटी फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस, इसकी स्थापना कहां पर की थी? उस स्थान का नाम, मतलब उस देश का नाम आपको बताना है। तो ये देश कौन सा था? यहाँ महाद्वीप का नाम दिया है तो यूरोप हो जाएगा, ठीक है। यूरोप में इसकी स्थापना ये करते हैं। नेक्स्ट अगले प्रश्न को देखते हैं, 34 को। जून 2020 में किस राज्य सरकार के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के वरिष्ठ नागरिकों के लिए पंचवटी योजना का शुभारंभ किया गया है? ये कौन सी राज्य सरकार है उसको आपको बताना है। तो ये हिमाचल प्रदेश की है, हिमचल लिखा हुआ है, हिमाचल होगा, ठीक है। इसका बी वाला सही है। इसके बाद 35 को देखते हैं। भारतीय शासन अधिनियम यानी 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, उसके हिसाब से स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसके पास थी, मतलब किसको दी गई थी? वो संघीय विधानमंडल के पास थी, गवर्नर जनरल के पास थी, प्रांतीय विधानमंडल के पास थी, या जो राज्यपाल थे यानी गवर्नर्स थे प्रोविंशियल, उनके पास थी। किसके पास थी बताइए। तो 35 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गवर्नर जनरल के पास थी। ये सबसे ऊपर ही लिखा रहता है, लेकिन इसको हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है। इसके बाद 36 को देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पोटेशियम नाइट्रेट यानी KNO3, इसको शोरा कहा जाता है, ऐसे लिखा हुआ है। इसके बाद अमोनियम कार्बोनेट को स्मेल्टिंग सॉल्ट कहा जाता है, और नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2O की खोज प्रीस्टले ने की थी, मतलब इसके खोजकर्ता कौन थे? प्रीस्टले थे। और उपर्युक्त सभी यानी इसमें से जितने हैं वो सभी सही है। बताइए कौन सा होगा 36।
तो 36 का जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा, यानी उपर्युक्त सभी जो है यहाँ पर सही है। मतलब यहाँ शोरा के बारे में, स्मेल्टिंग साल्ट के बारे में, नाइट्रस ऑक्साइड के बारे में, ये सभी सही है। 37 को देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में संविष्ट नहीं है, मतलब शामिल नहीं है। विचार की स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की आज़ादी, विश्वास की आज़ादी, इसमें से कौन सी आज़ादी शामिल नहीं है वो आपको बताना है। तो आर्थिक स्वतंत्रता जो है वो इसमें शामिल नहीं है, मतलब बी वाला जो है वो इसमें इंक्लूड नहीं किया गया। इसके बाद 38 में ये कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग समुद्र की गहराई ज्ञात करने और जल के नीचे छिपी हुई जो चट्टानें, घाटियां, पनडुब्बियां आदि होती हैं उनका पता लगाने के लिए किया जाता है। तो अल्ट्रासोनिक वेव्स को अंदर भेजा जाता है और वो टकरा कर वापस लौटती हैं, पराश्रव्य तरंगे जिनको कहा जाता है, और टकरा कर वापस लौटती है तो नीचे जो अवरोध है उनका पता लगता है। ये सोनार नाम का यंत्र होता है जिसके द्वारा इस प्रकार का काम किया जाता है। तो इसमें जो ए वाला ऑप्शन है वो सही है। इसके बाद नेक्स्ट 39 को देखिए, इसमें कहा जा रहा है, आगे फिलिंग द ब्लैंक है और उसके बाद लिखा है कि वायरस को 2 प्रकार के प्रोटीन हेमाग्लूटिन और उसके अलावा इसे HA कहा जाता है और इसके अलावा न्यूरोमिनिडेस, इसके आधार पर उप प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। ये दोनों प्रोटीन के नाम हैं, गुटिनिन है और उसके अलावा ये न्यूरोमिनिडेस है। इन दोनों के आधार पे जो डिवीजन है वो किया गया है। ये कौन सा वायरस है आपको बताना है। इन्फ्लुएंजा ए है, इन्फ्लुएंजा B1 है, इन्फ्लुएंजा C है, इसमें से कौन सा होगा देख लीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका इन्फ्लुएंजा ए, इसका ए वाला सही है, पहला ही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 को देखिए, कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश के बिजनौर और आगरा जिले में निवास करती है। बुक्सा, बैगा, खैरवार और माहीगीर, इसमें से कौन सी जनजाति होगी बताइए। तो ये बुक्सा है जो कि यहाँ बिजनौर और आगरा क्षेत्र में निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, यहाँ पर पूछा गया है कि 2011 की जो जनगणना थी उसके हिसाब से किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है। केरल, तमिलनाडु, आंध्र, छत्तीसगढ़, इसमें से कौन सा होगा। तो इन राज्यों में से सबसे कम जो सेक्स रेशियो है वो छत्तीसगढ़ का है। यहाँ पे छत्तीसगढ़ जो है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 को देखिए, 2030 और 2034 में एशियाई खेलों का आयोजन क्रमशः कहाँ पर किया जाएगा। 2030 वाले और 2034 वाले, कतर और सऊदी अरब, भारत और इंडोनेशिया, इजराइल और भारत, ब्राजील और कतर, इसमें से कौन सा होगा। तो देख लीजिए, इसका जो करेक्ट आंसर है वो कतर और सऊदी अरब होगा, यानी 2030 कतर और 2034 सऊदी अरब, इसका जो ए वाला ऑप्शन है वो सही है। इसके बाद 43 को देखते हैं, इसमें कहा गया कि उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग यानी DPIIT, इसके द्वारा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की रैंकिंग के हिसाब से नवोदित उद्यमियों के लिए स्टार्टअप इकोसिस्टम को विकसित करने में कौन सा राज्य फिर से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता बनकर उभरा हुआ है। ये कौन सा राज्य है ये आपको बताना है, मतलब बेस्ट परफॉर्मर के तौर पे इसमें बताया गया है। महाराष्ट्र है, आंध्र है, तमिलनाडु है या उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो इसमें से कोई नहीं है, जितने यहाँ पर दिए हुए हैं इसमें से कोई नहीं है। इसके बाद आगे चलते हैं, 44 को देखते हैं। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2020, इसका उद्घाटन वर्चुअल माध्यम में 8 दिसंबर 2020 को किसके द्वारा किया गया है ये आपको बताना है। राहुल गांधी जी के द्वारा किया गया है, मोदी जी के द्वारा किया गया है, शाह जी के द्वारा किया गया है, या नायडू मतलब वेंकैया नायडू जी के द्वारा किया गया है। यहाँ देख लीजिए, तो मोबाइल इंडिया कांग्रेस या इंडिया मोबाइल कांग्रेस, इसको किसके द्वारा उद्घाटित किया गया है। ये नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उद्घाटित किया गया है। तो इसका जो बी वाला है वो सही है। इसके बाद नेक्स्ट इसका बी वाला ऑप्शन था। 45 को देखिए, यहाँ रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसमें कहा जा रहा है कि किसी पंक्ति में ए बाईं ओर, यहाँ इसको देख लीजिए, ए बाईं ओर से 11वीं स्थिति में है, मतलब 11वीं पोजीशन पे है, और बी जो है वो दाहिनी ओर से 10वीं पोजीशन पे है। दोनों की जो पोजीशन है वो दी हुई है। यदि ए और बी स्थान बदल लें, मतलब जो बी है वो ए के स्थान पे और ए जो है वो बी के स्थान पे आ जाए, तो ए बाईं ओर से 18वीं पोजीशन में हो जाएगा, और ए और बी के अलावा उस पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं ये आपको बताना है। मतलब ये लोग पोजीशन बदल रहे हैं तो इनके अलावा कितने लोग हैं, इनके अलावा कितने लोग हैं ये आपको बताना है। नीचे विकल्प दिया हुआ है, तो इसमें से अगर आप इसे काउंट करेंगे और चित्र बनाकर इसे देख लेंगे तो इसका 25 होगा। टोटल इस पूरी पंक्ति में 25 लोग थे। इसके बाद आगे चलते हैं, 46वें को देख लीजिए। यहाँ पर समीकरण दिया है और x और y का मान आपको ज्ञात करना है। तो ये आपका सामान्य समीकरण है, इसको इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2 मानकर यहाँ इसे सॉल्व कर लीजिए। यहाँ प्लस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस प्लस माइनस हो जाएगा। उसके आधार पर इसे घटा जोड़ लीजिए, उसमें से एक आपका घट जाएगा और दूसरा बचेगा, और नहीं तो इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दीजिए। अगर सीधे सीधे ये हल नहीं होता है तो इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दीजिए, उससे हल हो जाएगा। इसमें करिए क्या कि एक किसी का मान निकाल लीजिए, चाहे y का चाहे x का, और उसको दूसरे वाले इक्वेशन में रख दीजिए। उससे आपको एक जो चर राशि है उसका मान पता चल जाएगा। तो इसमें अगर आप कैलकुलेट करेंगे, कोई भी मेथड लगा लीजिए, चाहे काटने वाला लगा लीजिए, ऊपर नीचे गुणा करना पड़ता है। जैसे 131 का ऊपर मल्टीप्लाई कर लीजिए, 217 का नीचे कर लीजिए, और दोनों में गुणा करने के बाद एक पद जो है वो कट जाएगा, दूसरा पद बचेगा, उसको सरल करके पक्षांतर कर लेंगे तो यहाँ मान निकल आएगा। तो इसका जो आंसर आएगा 46 का वो हो जाएगा इसमें से बी वाला, 3 और 2, मतलब x का मान 3 और y का मान 2।
इसके बाद आगे चलते हैं 47 को देखिए। भारत में किस मृदा का निर्माण ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाले लावे के ठंडे होने के उपरांत बेसाल्ट लावा के अपक्षय यानी उसके टूटने फूटने से हुआ है? लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी या लैटेराइट यानी रेड, एलुवियल, ब्लैक या लैटेराइट, इसमें से कौन सी मिट्टी बनेगी? 47। तो ये काली मिट्टी है, जिसे कि यहाँ पे ब्लैक सॉइल के तौर पे हम लोग देखते हैं। ये स्वतः कृषि मृदा भी कही जाती है। काली मिट्टी कपास के लिए वरदान सिद्ध होती है। इसके बाद 48 हथकरघा विकास। यहाँ पे कहा गया है कि किस समिति का संबंध हथकरघा विकास से है? महाजन समिति, सच्चर, पारिख या मीरा सेठ? कौन सी कमेटी है? तो मीरा सेठ कमेटी जो है उसका संबंध हथकरघा विकास से है। इसके बाद 49 इसमें कहा गया है कि शास्त्रीय संगीत गायक पंडित भीमसेन जोशी और छोटी मैना, इनका संबंध किस घराने से है ये आपको बताना है। इसमें घरानों के नाम दिए हुए हैं, तो इसमें से कौन सा होगा? ये किराना घराना होगा, यानी ए वाला इसका सही है। इसके बाद 50वें को देख लीजिए। मिट्टी की गुणवत्ता सुधार के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना ये किस वर्ष शुरू की गई थी? पुरानी योजनाओं के बारे में भी पूछता है, तो ये 2015 में शुरू की गई थी। 2015 इसका समय है। यहाँ तक हमने देखा। अब इसके बाद जो हिंदी भाषा के प्रश्न है वो शुरू होते हैं। यहाँ वाक्यांश के लिए एक शब्द से स्टार्ट होता है। जिसके हृदय में ममता नहीं है ऐसा व्यक्ति क्या कहलाएगा? निर्दयी कहलाएगा, निर्मम कहलाएगा, क्रूर कहलाएगा या मर्माहत कहलाएगा? तो वो निर्मम कहलाएगा। ठीक है। झगड़ा लगाने वाला मनुष्य जो है इसको क्या कहा जाता है? नारद कहा जाता है। इसके बाद आधी रात का समय, इसको क्या कहेंगे? इसे कहेंगे निशीथ। यहाँ पर जो समय है वो निशीथ होगा। इसके बाद बिना पलक झपकाए, बिना पलक झपकाए, ये जो वाक्यांश है इसके लिए एक शब्द आपको ढूंढना है, तो निर्निमेष होगा। इसमें से जो सी वाला है वो सही होगा। इसके बाद 55 को देखिए। देवताओं का उपवन, इसको क्या कहेंगे? नंदन कानन कहेंगे, अशोक वाटिका कहेंगे, स्वर्ग कहेंगे या उपरोक्त में से कोई नहीं कहेंगे? तो ये नंदन कानन होगा। ठीक है, ए वाला जो है इसका सही है। स्वर्ग लोक जो अमरावती नगरी है वहां का बगीचा था। इसके बाद पृथ्वी तीन ओर से, मतलब पृथ्वी के तीन ओर से पानी का स्थान। पृथ्वी में तीन ओर से अगर पानी का स्थान है और एक तरफ जमीन है तो इसको क्या कहा जाएगा? द्वीप कहा जाएगा, प्रायद्वीप कहा जाएगा, महाद्वीप कहा जाएगा या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो 56 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा प्रायद्वीप। प्रायद्वीपीय भारत का पठार इस प्रकार से आप देखते हैं, तो तीन ओर से पानी और एक ओर से जमीन, प्रायद्वीप। इसके बाद 57 गिरा हुआ, इसको क्या कहेंगे? धराशायी कहेंगे, पालकी कहेंगे, पतित कहेंगे या लुंठित कहेंगे? इसमें से कौन सा होगा? तो पतित हो जाएगा। पतित मतलब गिरा हुआ, मतलब जमीन पर गिरा नहीं, चरित्र से गिरा हुआ। इसके बाद सख्य भाव मिश्रित अनुराग को क्या कहा जाता है? सखा भाव मिश्रित जो अनुराग होता है यानी मित्रतापूर्ण बर्ताव होता है और उसी का प्रेम होता है, इसको क्या कहते हैं? प्रणय कहते हैं, श्रद्धा कहते हैं, प्रेम कहते हैं या सम्मान कहते हैं? इसमें से कौन सा शब्द इस्तेमाल करेंगे? तो प्रणय कहते हैं। ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पर 59 को देखिए। वही चीज फिर नीचे पूछी गई है, तो इसमें से प्रणय वाला विकल्प सही होगा। इसके बाद 60वें नंबर के प्रश्न को देखिए। खाद्य सामग्री जो कि यात्रा के समय रास्ते में इस्तेमाल के लिए दी जाती है उसको क्या कहा जाता है? उसको पथ्य कहा जाता है, पाथेय कहा जाता है, उपहार कहा जाता है या स्वल्पाहार कहा जाता है? तो ऐसी जो सामग्री होती है उसको यहाँ पर पाथेय कहा जाता है। पथ में खाने योग्य जो पदार्थ होते हैं उनको पाथेय कहा जाता है। ऊर्जा का समानार्थी इसमें से खोजना है, कौन सा होगा? शक्ति, उदग्र, ऊर्ध्वांग या ईंधन? इसमें से कौन सा विकल्प होगा बताइए? तो 61 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा शक्ति। शक्ति और ऊर्जा, वैसे भी आप विज्ञान का जो फंडा है उसको लगा देंगे तब भी उत्तर मालूम हो जाएगा। इसके बाद 62 ओघ, ओघ का पर्यायवाची आपको बताना है। ओघ जो शब्द है इसका पर्यायवाची बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर इसमें से क्या हो जाएगा? ढेर, मतलब ढेर लगा हुआ है तो उसको कहते हैं कि ओघ लगा हुआ है। इसके बाद ऐषणा, ऐषणा का समानार्थी आपको खोजना है, तो अभिलाषा होगा, लालच होगा, प्यार होगा या लोभ होगा? इसमें से कौन सा होगा? तो अभिलाषा हो जाएगा। ऐषणा या अभिलाषा एक ही बात होती है। कुंदन का पर्यायवाची आपको खोजना है, तो हेम होगा, दुश्मन होगा, मतंग होगा या स्वजन होगा? विकल्प जो है इसमें सरल है तो खोजना आसान है, हेम हो जाएगा। स्वर्ण का दोनों पर्यायवाची है। इसके बाद अशुद्ध वाक्य की आपको पहचान करनी है, तो प्रमाण सहित स्पष्ट कीजिए। ये पहला है, वह बहुत सज्जन पुरुष है। इसके बाद सी वाले में कहा है कि कई वर्षों तक हमारे देश के पैरों पर गुलामी की बेड़ियां रही हैं। स्वीडन के प्रधानमंत्री भारत का दौरा करेंगे। इस प्रकार से इसमें 4 सेंटेंस दिए हुए हैं। बताना यह है कि कौन सा आपका अशुद्ध है इसमें से। तो इसमें जो बी वाला है वही अशुद्ध है, वह बहुत सज्जन पुरुष है। वह सज्जन पुरुष है, बस इतना ही पर्याप्त है, इसमें बहुत शब्द लगाने की क्या आवश्यकता थी? तो ये वाला आपका अशुद्ध है। इसके बाद 66 को देख लीजिए। दिए गए विकल्पों में से कौन सा कपड़ा का पर्यायवाची है? वसन, मृदु, वृष्टि, सरोज। तो वसन जो है ये कपड़े का पर्यायवाची है, ये वाला है। इसके बाद कल्प वृक्ष का पर्यायवाची आपको बताना है, तो पारिजात, कल्पतरु, देव वृक्ष, ये सभी, तो ये सभी होगा। जितने भी इसमें पर्यायवाची दिए हैं सब कल्प वृक्ष के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। जो अगला है 68वां, इसमें कहा है कि कौन सा कमल का पर्यायवाची नहीं है? पंकज, अमुज, माफ कीजिएगा, अंबुज, इसके अलावा वारिद और पद्म।
यहाँ पे पदम लिखा हुआ है, पद्म होता है, ठीक है। तो इसमें से जो वारिद है, वारिद मतलब क्या, जिसके अंदर वारी हो यानी ढेर सारा पानी हो, तो ये बादल का पर्यायवाची हो जाएगा। अगर यहाँ पे वारिज लिखा होता तो उससे जन्मा हुआ यानी पानी से पैदा हुआ, तब जाकर वो कमल हो जाता। तो द लगा देंगे तो ये इसका अर्थ बदल जाएगा, जैसे पंकद, हालांकि यहाँ पे पंख धारण करने वाला, तब इसका अर्थ हो जाएगा। तो पंकज, अंबुज और ये क्या कहते हैं, पद्म, ये वाला जो है ये कमल का पर्यायवाची होगा, लेकिन वारिद जो है ये कमल का पर्यायवाची नहीं है। इसके बाद चलते हैं आगे, कमल का पर्यायवाची अब इसमें दोबारा पूछ लिया है लेकिन विकल्प बदल गया है। तो अंबर, दिनकर, नीरज और पुष्प, इसमें से कौन सा, तो देखिए जो कमल का पर्यायवाची है इसमें से कौन सा होगा, नीरज होगा, नीर से जन्मा हुआ अर्थात नीरज, सी वाला सही है। कमल शब्द का पर्यायवाची एक बार फिर से पूछा है, कमल कमल कमल, ढेर सारे कमल। तो तामरस, सोमरस, रसाल और अंबु, इसमें से कौन सा होगा बताइए। तो यहाँ जो कमल का पर्यायवाची पूछा है इसमें से तामरस होगा, ठीक है। बाकी सोमरस जो है वो देवताओं का एक मादक द्रव्य होता है। रसाल और अंबु जो है, रसाल शब्द जो है ये आम के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। इसका ए वाला सही था। इसके बाद 71 को देख लीजिए, इसमें शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, तो जिजीविषा होता है, लेकिन जिजीविषा को लिखेंगे कैसे, इसमें से कौन सा सही होगा बताइए। तो 71 का जो डी वाला है वो सही है, जिजीविषा। इसमें पहले छोटी की मात्रा, फिर बड़ी की मात्रा, तब जाकर विषा, मतलब जीवन जीने की इच्छा, उत्कट इच्छा। इसके बाद 72वें को देखिए, 72वें में कहा है कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का आपको चयन करना है। पूजनीय, उज्ज्वल, परिपार्श्विक, ज्योत्सना, इसमें से किसकी वर्तनी शुद्ध है, एकदम अच्छी वाली शुद्ध है बताइए। तो परिपार्श्विक जो है इसी की वर्तनी एकमात्र शुद्ध है, और बाकी जितनी है उसकी वर्तनी में अशुद्धि है। बाकी जितने हैं सब में गलतियां हैं। यहाँ पूजनीय होता है, यहाँ पे दोनों ज जो है वो आधे रहेंगे, और ज्योत्सना ऐसे नहीं लिखा जाएगा। इसके बाद 73 को देखिए, शुद्ध वाक्य का आपको चयन करना है, किसी और से मिलिए, इस प्रकार से लिखा है। इसके बाद आपको सेवानिवृत्ति के बाद भावी जीवन की शुभकामनाएं, समस्त मानव मात्र का हित सोचिए, सभी शिक्षकों में मोहन बहुत श्रेष्ठ है, इस प्रकार से इसमें 4 सेंटेंस दिए हैं। जो शुद्ध वाक्य हो उसका चयन आपको करना है। तो किसी और से मिलिए, ये जो है आपका सही है, और बाकी जितने हैं उनकी वाक्य संरचना में दोष है। इसके बाद चलते हैं आगे, 74 को देखिए, शुद्ध वाक्य का आपको चयन करना है। मीरा भक्त कवि थी, शहद बहुत मीठी है, उसका हत्य भागा पति मर गया, और रमा मेरी पड़ोसी है, इस प्रकार से इसमें लिखा हुआ है। तो इसमें से कौन सा होगा 74 का जो इसमें करेक्ट आंसर है वो सी वाला होगा। हालांकि वो भी बहुत ज़्यादा इसमें परफेक्ट तो नहीं है, लेकिन फिर भी इन तीनों की तुलना में सही है। उसका हत्य भागा यानी बुरी किस्मत वाला, फूटे नसीब वाला जो पति था, माफ कीजिएगा, उस हत्य भागा का पति मर गया, यानी हत भाग्य इसका नाम इसमें होगा। मतलब इसको लिखेंगे कैसे, ह त पूरा लिखेंगे और उसके बाद भाग्य अलग लिखेंगे, एक में मिला दिया है, ये गलत है। जो स्त्री है उसका भाग्य कैसा है, एकदम छिड़ है, यानी हत हो गया, समाप्त हो गया है, और उसका पति मर गया है। तो ये वाला सेंटेंस इसमें सही है। शहद बहुत मीठा है, ना कि मीठी है, ये पुल्लिंग होता है। और मीरा भक्त कवित्री थी, इस प्रकार से आप लिखेंगे। और रमा मेरी पड़ोसन है, यहाँ पे पड़ोसी नहीं बल्कि पड़ोसन हो जाएगा। इसके बाद 75 को देखिए, यहाँ पठित लोग रहते हैं, यह तो बहुत अद्भुत विचित्र दृश्य है, इस प्रकार से लिखा है। घोड़ा चलते चलते अड़ गया, और अब हम भोजन खाएंगे, इस प्रकार से लिखा हुआ है। तो इसमें से सही कौन सा है, शुद्ध वाक्य का आपको चयन करना है। तो घोड़ा चलते चलते अड़ गया यानी रुक गया, लेकिन रुकना और अड़ने में फर्क होता है। मतलब वो जिद ठान के वहीं पर रुका हुआ है, हिलने का नाम नहीं ले रहा है, तो उसको कहते हैं अड़ियल घोड़ा। इसके बाद शुद्ध वर्तनी और बाकी जितने हैं वो सब गलत है। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का इसमें से चयन करना है। कुमुदनी कैसे लिखा जाएगा, यानी जो लिली होती है, वाटर लिली होती है, उसको किस प्रकार से इसमें लिखा जाएगा। कुमुदनी, कुमुदनी, कुमुदनी या कुमुदनी, इसमें किस प्रकार से लिखेंगे। तो कुमुदनी होता है। कुमुद मतलब होता है कमल, और कुमुद से माफ कीजिएगा, यहाँ पे कुमुदनी जो है ये कमलिनी यानी जो नलिनी है उसके लिए इस्तेमाल होता है। तो इसमें जो सही इसका उच्चारण होगा वो कुमुदनी होगा, द पे छोटी की मात्रा होगी। इसके बाद 77 को देख लीजिए, अशुद्ध वाक्य का आपको चयन करना है। मैं और मेरे मित्रों को क्रिकेट का शौक है, मजदूरों में रोष था इसलिए उन्होंने घेराव किया, वे ईमानदार इंसान हैं और माताजी ने मुझे बुलाया, इस प्रकार से सेंटेंस दिए हैं। तो कौन सा इसमें से सही होगा, इसका ए वाला सही होगा। मैं और मेरे मित्रों को क्रिकेट का शौक है, इसमें जो ए वाला है वही सही है, और बाकी जितने हैं वो गलत हैं। मतलब ये वाला जो है अशुद्ध वाक्य है, तो इसमें अशुद्ध ही आपको खोजना था। इसके बाद चलते हैं आगे 78 को देखिए, कौन सा शब्द शुद्ध है आपको बताना है। तो तादम्यानुभूति इस प्रकार से लिखा हुआ है। इसके बाद वाल्मीकि लिखा है, उज्ज्वल लिखा है और द्वंद्व लिखा है। कौन सा शुद्ध तरीके से लिखा हुआ है ये आपको बताना है। तो इसमें शुद्ध तरीके से जो लिखा हुआ है वो आपका ए वाला ही है, तादम्यानुभूति, ये जो है ये आपका शुद्ध है। और बाकी वाल्मीकि में इस प्रकार से नहीं लिखा जाता है, वाल्मीकि होता है। उज्ज्वल में आधा ज और रहेगा, और द्वंद्व में यहाँ नीचे एक और जो व है उसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो इसमें जो ए वाला है वही सही, ठीक है। इसके बाद 79 को देखिए, वह सुंदरतम कमीज है, इसमें से अशुद्ध वाक्य आपको
मतलब चयनित करना है। वे अच्छे डॉक्टर हैं, धोबी ने अच्छे कपड़े धोए। इसके बाद भक्तिकाल स्वर्ण युग कहलाता है। बताइए इसमें से कौन सा होगा? तो जो 79 है इसका सी वाला हो जाएगा, धोबी ने अच्छे कपड़े धोए, ये वाला। सुंदरतम कमीज है, ये सही है, वे अच्छे डॉक्टर हैं, ये भी सही है। और भक्तिकाल स्वर्ण युग कहलाता है, ये भी सही है, लेकिन यहाँ पे कपड़े अच्छे से धोए होना चाहिए था, अच्छे कपड़े धोए, ये सही नहीं है। इसके बाद 80 को देखिए। 80 वाले प्रश्न में कहा गया है कि शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चुनाव कीजिए। द्रपण, लिंग जीत्री, इसके अलावा दर्पण और दपर्ण, इस प्रकार से लिखा हुआ है। तो कौन सा इसमें से सही है? लिंग, यहाँ पे देखिए जीत्री नहीं होगा, लिंग जीवी होगा, ठीक है। लिंग जीत्री कोई शब्द नहीं होता है, लिंग जीवी यहाँ पे सही होगा। इसके बाद 81वें को देखिए। उन्नति शब्द का विलोम आपको पहचानना है, तो अवनति होता है। ऋजु शब्द का विलोम अभी अभी आपने पिछले टेस्ट में देखा, वक्र होता है। करुण का निष्ठुर से वही संबंध है जो कि एकत्र का किससे है? विकीर्ण से है, निर्वस्त्र से है, पुत्र से है कि सत्र से है? तो विकीर्ण से है। एकत्र मतलब इकट्ठा और विकीर्ण मतलब बिखरा हुआ। इसके बाद स्थूल शब्द का विलोम इसमें से कौन सा होगा? स्थूल का सूक्ष्म हो जाएगा, स्थूल मतलब भारी भरकम बड़ा, उसका हो जाएगा सूक्ष्म यानी छोटा। इसके बाद छाया शब्द का विपरीतार्थक आपको खोजना है, तो कौन सा होगा? प्रतिबिंब होगा, रोशनी होगा, धूप होगा या आभास होगा? तो धूप होगा, ईश्वर की माया, कहीं धूप कहीं छाया। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पे 86वें को देखिए। जड़ का विरोधार्थी यानी विपरीत, जड़ का क्या होगा? चेतन हो जाएगा, यानी बी वाला इसका सही है। इसके बाद शुद्ध वाक्य का आपको चयन नीचे 77वें में करना है। सीता और सीता का पुत्र कार्य में व्यस्त है, इस प्रकार से लिखा है। इसके बाद मैं तेरे को कुछ कहना चाहता हूँ, उसने समय पर पहुंचाना है। इसके बाद लिखा है कि वे जानते हैं कि ऐसा हो सकता है। तो इसमें देखिए डी वाला जो है सबसे सही है, और बाकी जो है वो साफ साफ दिख रहा है, सब में खामियां हैं, सब में खोट है, डी वाला सही है। सीता और सीता का पुत्र, यहाँ पे सर्वनाम का इस्तेमाल किस दिन के लिए रखा हुआ है? सीता और उसका पुत्र, इस प्रकार से होना चाहिए। मैं तेरे को कुछ कहना चाहता हूँ, यहाँ मुंबई की भाषा थोड़ी चल रही है, यहाँ पर हमें शुद्ध हिंदी का इस्तेमाल करना है। तो मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, उसने समय पर पहुंचना है, उसे समय पर पहुंचना है, ठीक है। इसके बाद 88वें नंबर के प्रश्न को देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तिक्त का विलोमार्थी है? सट्टा, मीठा, रिक्त और मसालेदार। तिक्त का कौन सा हो जाएगा? इसमें विलोमार्थी आपको बताना है, तो मीठा हो जाएगा। तिक्त मतलब तीता, तीते का उल्टा क्या होगा? मीठा होगा। तीता आपको लगता है तो आप मीठा खाते हैं। 89 को देखिए। शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। मैं आपकी ही प्रतीक्षा कर रहा था और आप आ गए। उसके बाद हमको आपको फिल्म देखने जाना है, हमको आपको फिल्म देखने जाना है, इस प्रकार से है। तेरा उत्तर मुझे बहुत अच्छा लगा और मेरे को एक पेंसिल चाहिए। अच्छे अच्छे सेंटेंस है ना, मजा आया। तो यहाँ पर बताइए शुद्ध कौन सा है इसमें से कौन सा सही होगा? मैं आपकी ही प्रतीक्षा कर रहा था या मैं आपकी प्रतीक्षा ही कर रहा था और आप आ गए, ये वाला जो है एकदम परफेक्ट है। और बाकी जितने हैं सब यहाँ झूठ बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। मतलब हमको आपको फिल्म देखने जाना है, हमें और आपको फिल्म देखने जाना है, इस प्रकार से होगा। या मुझे और आपको फिल्म देखने जाना है, यह ज़्यादा सही होगा। इसके बाद तेरा उत्तर मुझसे अच्छा है, मतलब तुम्हारा उत्तर मुझसे अच्छा है, और मेरे को एक पेंसिल चाहिए, मुझे एक पेंसिल चाहिए, इस प्रकार से, ठीक है। तो इसका ये वाला सही था। 90 को देखिए। पाश्चात्य का क्या होगा? पौर्वात्य होगा, यानी पूर्वी। पाश्चात्य मतलब पश्चिमी। इसके बाद देख लीजिए, पूर्वी से कहीं ज्यादा अच्छा ये पौर्वात्य है, तो ए वाला चुनिएगा। इसके बाद तत्सम शब्द आपको चुनना है, इसमें से कौन सा है? अनहित है, विनती है, डाकिनी है और अटारी है। तो डाकिनी, डायन को कहा जाता है डाकिनी। डायन जो है वो क्या है? तद्भव है, और उसी का जो तत्सम है वो डाकिनी होता है। इसके बाद आगे चलते हैं। 92 को देखिए। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का आपको चयन करना है। हस्त, हस्ती, हींग और हीरक, कौन सा आपका तद्भव है? तो इसमें से हस्त, हस्ती, हींग और हीरक, इसमें से हींग आपका क्या है? ये तद्भव शब्द है, और बाकी जितने हैं वो यहाँ शुद्ध तत्सम है। तद्भव और तत्सम की कौन सी जोड़ी सही नहीं है? किशन और कृष्ण, ओझा और उपाध्याय, बच्चा और वत्स, तुरंत और झटपट, इसमें से कौन सा होगा? देख लीजिए। तो तुरंत और झटपट दोनों ही क्या है? तद्भव है। यहाँ पे त्वरित होता है, ठीक है। तो इसका जो डी वाला है वो सही नहीं है, और जो सही नहीं है वही हमें खोजना था, बाकी तीनों सही है। तेल का तत्सम आपको बताना है। तैल होता है। आयल चुनेंगे क्या आप? इसमें वो भी दिया हुआ है। इसके बाद 95 को देख लीजिए। 95 में कहा गया कि निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द बताइए। मर्म, मुंह, प्रलाप और बैंक, तद्भव आपको बताना है। तो मुंह जो है वो आपका तद्भव शब्द है। इसके बाद खिचड़ी और जूता, ये किस प्रकार के शब्द हैं? अच्छा कॉम्बिनेशन है खिचड़ी और जूता। खिचड़ी और घी रखते तो अच्छा होता, लेकिन यहाँ पर जूता है। फिलहाल बताइए इसमें से कौन सा होगा? तो खिचड़ी और जूता में से आपका इसमें जो सही विकल्प है वो हो जाएगा, इसे ध्यान से देखिएगा, ये दोनों देशज हैं। किस प्रकार के शब्द हैं? देशज शब्द हैं, यानी देशी भाषा के, भारत में बने हुए हैं और भारत में ही इस्तेमाल होते हैं। इसके बाद 97, तद्भव और तत्सम का गलत युग्म कौन सा है? नेह, स्नेह, जबान, जुबान, भभूत, विभूति, दाहिना और दक्षिण, इसमें से कौन सा है? तो नेह और स्नेह जो है इसको देख लीजिए, इसमें से कौन सा होना चाहिए? जबान और जुबान जो है ये गलत है। यहाँ पर तद्भव और तत्सम का युग्म सही नहीं है। जबान जो है ये तद्भव है और जुबान जो है वो भी तद्भव है। यहाँ पर इसका जिह्वा होना चाहिए या वाणी होना चाहिए, तो वो वाला आपका तत्सम हो जाएगा।
इसके बाद चलते हैं 97 के बाद 98 की ओर। तद्भव शब्द आपको खोजना है। सुर्ख है, शत है, ढाई है और भक्त है। इसमें से कौन सा होगा? तो ढाई जो है ये आपका तद्भव शब्द है। 98 को देखिए, ढाई इसका जो है वो हो जाएगा। इसके बाद 99 को देखिए, एकल का तद्भव शब्द ढूंढना है तो अकेला हो जाएगा। यहाँ पे एकल जो है ये तत्सम है और अकेला जो है वो तद्भव है। दाहिना का तत्सम क्या होता है? दक्षिण होता है। तो यहाँ पर बी वाला सही है। यहाँ तक हमने देखा और ये टेस्ट यही समाप्त होता है। तब तक के लिए नमस्कार।